Hello students, my name is Sumedha and I am going to take your BCom first semester subject, that is Currency, Banking and Exchange. Here, in Unit 1, these are the topics. First topic is Introduction and Origin of Money. इसमें हम लोग मेनली ये जानेंगे कि कैसे मनी इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ओरिजिन में आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, इसके बारे में. सेकेंड इज सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ मनी. मनी की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, कैसे वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मनी एंड ई मनी. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, कितने फॉर्म्स होते हैं मनी के. ई मनी क्या है, जिसको आजकल हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक मनी, दैट इज़ मोस्ट यूजफुल इन नाउअडेज, तो उसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट इज मॉनेटरी स्टैंडर्ड एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं. उसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है गोल्ड स्टैंडर्ड. तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में पता करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड स्टैंडर्ड, वो क्यों फॉल हुआ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, करेंटली कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू. नोट इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज़ नोट इशू मीन्स का एक तरीके से हम कह सकते हैं करेंसी का इशू. करेंसी क्यों इशू होती है, किस तरीके से इशू होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय फिशर. फिशर ने एक क्वांटिटी थ्योरी दी थी कि मनी की वॉल्यूम या मनी की ट्रेडिंग सर्कुलेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट इज इंडियन मनी मार्केट. मनी मार्केट इंडिया का कैसा है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, कैसे वो यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ मनी. सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मनी. मनी हम लोग जनरली सोचते हैं कि मनी का मतलब होता है भाई जिससे भी हम चीज़ों को खरीदें, दैट इज़ कॉल्ड एज मनी. बट इन रियल ऐसा नहीं होता है. मनी के कुछ पर्टिकुलर एक फीचर्स हैं, जब तक वो पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक हम उस चीज़ को मनी नहीं कह सकते. सो हियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन इज मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी इज़ वॉट मनी डज का मतलब ये हुआ कि मनी वही है जो मनी का काम करे. अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मनी के क्या क्या काम होते हैं. सो फर्स्ट इज मनी इज़ एनीथिंग दैट कैन बी कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी चीज़ जो हमें किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में हेल्प करे, यानी कि मीडियम के तौर पे सर्व करे, दैट इज़ कॉल्ड एज मनी. लाइक जैसे हम लोग करेंसी अगर यूज़ करते हैं तो करेंसी से हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं. सो मनी हमेशा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है. सेकेंड, हैविंग अ लीगल टेंडर. इस वर्ड का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ जिसकी लीगल रिकग्निशन हो. दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हो, उसको लॉ के अकॉर्डिंग मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेट किया गया हो कि हम उससे चीज़ों को परचेज कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज लीगल टेंडर. नेक्स्ट इज जनरली एक्सेप्टेबल. हर जगह पे वो एक्सेप्ट हो. जैसे कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो भी आपकी करेंसी चलेगी, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो भी आपकी करेंसी चलेगी, लाइक आप गुजरात में जाओगे तो भी वही करेंसी यूज़ होगी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर थिंग हैविंग अ लीगल टेंडर एंड इज़ जनरली एक्सेप्टेबल. एंड एट द सेम टाइम वही एक ऐसी चीज़ जो कि मेजर ऑफ वैल्यू करे, यानी कि जो भी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी है, जो भी चीज़ हमने परचेज़ करी है वो इतने अमाउंट की है, ये चीज़ें भी मनी बताता है. सो अब हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज़ मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज or in repayment of debts and at the same time act as measure and store of value. इसका मतलब ये है कि मनी कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि सब जगह एक्सेप्टेबल है, जिससे हम लोग चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, चीज़ों को सेल कर सकते हैं. उसके बाद पीपल उसको यूज़ करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स. डेट्स का मतलब होता है लोन. जब हम लोग लोन लेते हैं तो लोन का रीपेमेंट भी हम लोग हमेशा मनी के फॉर्म में करते हैं. एंड एट द सेम टाइम वो हमारी क्वांटिटी जो भी हमने परचेज करी है उसके मेजरमेंट को शो करता है, और मनी को हम अपने असेट्स को मनी के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे कि हम लोग जनरली बैंकों में सेविंग्स रखते हैं, मनी के फॉर्म में रखते हैं. अपने गोल्ड को अगर हम कन्वर्ट कराएंगे तो मनी के फॉर्म में कराएंगे. यानी कि मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस. ठीक है. नेक्स्ट इज अब हमें ये देखना है कि ये मनी वर्ड आया कहाँ से.
मनी की ओरिजिनलिटी कहाँ से है। पहले के टाइम पे तो मनी था नहीं, पहले आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि भाई गोल्ड के कॉइन्स चलते थे या सिल्वर के कॉइन्स चलते थे या ब्रॉन्ज भी चलने लगा था, या आपने उससे भी पहले सुना होगा कि लोग क्या करते थे, मनी जैसा कोई भी वर्ड नहीं था। पहले के टाइम पे क्या होता था, गुड्स आप दीजिए और गुड्स सामने वाला देगा, दोनों पार्टीज आपस में एक्सचेंज करती थी। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। Barter system is what? Barter system is mainly a system in which goods and services were exchanged for the goods and services. यहाँ पे क्या होता था, सपोज किसी ने अगर 1 sack ऑफ वीट खरीदा है, मीन्स एक बोरी गेहूँ खरीदा है, तो वो उसको राइस से ही मतलब एक तरीके से एक्सचेंज कर सकता था। उसमें ये नहीं होता था कि कोई भी पर्टिकुलर मीडियम है जिससे वो एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि कोई भी गुड्स है उसे गुड्स से एक्सचेंज करा जाता था। तो दैट वाज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, और जिसमें कि कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट नहीं था, यानी कि हम कोई भी ऐसी चीज़ का पेमेंट नहीं करते थे जिससे कि वो सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सके। यानी कि अगर आपने सपोज आज के टर्म से हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को सोफ़ा दिया तो उसने कहा कि ठीक है तुम मेरी तरफ से टीवी ले लो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज से ही एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग मनी, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट, यहाँ पे बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये मनी आया। अब ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? बाई चांस। यानी कि बार्टर सिस्टम में पहले से ही अज्यूम किया जाता था कि हम जो क्वांटिटी एक्सचेंज करना चाहते हैं वो सामने वाले के पास है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे ये था कि जैसे सपोज मान लो एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए पर्सन को अगर किसी सामने वाले से गेहूं चाहिए बट उसके पास गेहूं ना हो के राइस है, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कैंसिल हो जाता था। यानी कि ऑटोमेटिकली ये सोचा जाता था कि जो हमारी नीड है वो सामने वाला फुलफिल कर देगा, बट ऐसा तो है नहीं कि जनरली ये चीज़ हो पाए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि फर्स्ट ड्रॉबैक वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ के पास वो पर्टिकुलर चीज़ हो जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। सेकेंड वॉज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सीधी सी बात है कि भाई हम जो भी कमोडिटी परचेज करेंगे, कमोडिटी के बदले ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करने के लिए जगह हो। जैसे कि सपोज़ किसी ने 100 क्विंटल ऑफ वीट खरीद लिया, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सके। तो ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप कोई भी वैल्यू को जिसको आप परचेज कर रहे हो उसको अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते थे। थर्ड वॉज नो यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि हम जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं ज़रूरी है कि वो उतने की हो। सपोज़ ये मार्कर है, अगर मैं बोलूँ इस मार्कर की प्राइस, वैसे तो मार्केट प्राइस 25 होती है या मैक्सिमम 30, बट अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ फॉर 500, तो क्या आप बिलीव करोगे? आप बिलीव नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है कि जब हम मार्केट में ये चीज़ परचेज करने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू ब्रांड, इसकी प्राइस मैक्सिमम 25 to 30 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बार्टर सिस्टम में हम जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं वो कितने रुपए का है ये हमें नहीं पता चलता था। इसी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करा गया था कि भाई कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो कि हमें ये बता सके कि हमें कैसे चीज़ें परचेज करनी है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और क्वांटिटी। And the last drawback was lack of information about the product quality, यानी कि भाई हम अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, सपोज बार्टर सिस्टम के टाइम पे अगर कोई 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल दे रहा है तो उसे क्या पता कि हम अगर वो राइस खरीद रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का है या जिसने गेहूं परचेज करा वो अच्छी क्वालिटी का। वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि भाई अगर ये गेहूँ अगर 1 kg है तो इसका प्राइस क्या होगा? हमें तो पता नहीं है कि क्वालिटी क्या है। तो ये जो था ड्रॉबैक कि क्वालिटी को भी तो डिफाइन नहीं कर सकता था। जैसे कि आजकल हम लोग अगर एक लग्जूरियस कार की बात करें, सपोज मर्सिडीज़ हमें एक माइंड में हम बना लेते हैं कि भाई वो करोड़्स में होगी, ये हमें पता है कि वो उसकी जो प्राइस है वो इन करोड़्स और इवन मतलब अबव 50 लाख तो होगी ही होगी। बट यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि एज़ पर द क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बार्टर सिस्टम के जो 4 मेन ड्रॉबैक्स थे, दैट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, नेक्स्ट वाज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू,
नेक्स्ट, नो यूनिट ऑफ अकाउंट एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। इन 4 की वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो मनी इन 4 फीचर्स के साथ हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सब जगह पे एक्सेप्टेबल हो, जिसको गवर्नमेंट भी मना ना करे, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में यूज़ करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज़ करो, वो पर्टिकुलर चीज़ हर जगह पे यूज़ हो, वो एक्सचेंज करने में काम हेल्प करे। और नेक्स्ट, हमें ये पता रहे कि हम जो भी चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं क्या वो एज़ पर द मनी सही है कि नहीं। तो इस वजह से जब बार्टर सिस्टम फेल हुआ तो मनी को इंट्रोड्यूस करा गया। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब जो नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हमें मनी कैसे हेल्प करता है और उसके फंक्शंस क्या हैं, जिसकी वजह से हम मनी को यूज़ कर पाते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाते हैं। थैंक यू।